चलिए दोस्तों, आ जाइए सभी लोग, जुड़िए जल्दी से। चलिए आज का सेट होगा यहाँ पर दोस्तों 122 नंबर। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं 122 नंबर करेंगे। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का किताब वॉल्यूम 2 से क्वेश्चन लिया गया है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं 9/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आया था वही हमने इसमें लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट यूजफुल जो एग्ज़ाम के लिए है वह एएलपी है, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी विद्यार्थी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है साथियों। और जो लोग एएलपी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, आरपीएफ वाले के लिए और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और अपनी जानकारी जो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सबको ये जानिए, सीखिए कि अभी आपका जो तैयारी है किस लेवल तक पहुंचा है। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आप सभी लोग तैयार हैं। पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए सभी लोग इस सवाल को लगाएंगे। इसमें क्या कहा गया है, इस सवाल में कहा गया कि समीकरण 2x² + 9x + 15 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, अब कौन सा कथन सत्य है यह आपसे पूछा जा रहा था। आपको करना क्या है, यहाँ पर विविधकर का फार्मूला लगाना है। d बराबर होता है b² -4ac होता है। क्या होता है? -4ac। तो d का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर b का मान क्या है यहाँ पर, तो b का मान यहाँ से 9 लेना है। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा यहाँ से, -4 × a क्या है 2 है और c क्या है 15। 15 दूना 30 गुणे 4 करेंगे तो 4 × 12 120 हो जाएगा। यहाँ पर 120 में से आप 81 घटाएंगे तो d का मान जो आएगा वह माइनस का क्या आएगा भाई, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर 9 और 11 में से 8 गया तो 3, यानी माइनस का 39 आ रहा है। माइनस का d का मान अगर -39 आया तो ये जो मूल होंगे दो के दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और अवास्तविक होगा। काल्पनिक और अवास्तविक, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होता है काल्पनिक, इस बात को आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। काल्पनिक कैसे होता है, देखिए एक श्रीधाराचार्य का फार्मूला होता है। श्रीधाराचार्य का एक फार्मूला होता है x बराबर होता है x बराबर b² प्लस माइनस अंडर रूट में होता है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, श्रीधाराचार्य का नियम यह होता है x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac होता है। अब बटे यहाँ पर होता है 2a, क्या होता है, बटे 2a होता है। अब ये बताइए b² -4ac के स्थान पर आप यहाँ पर d नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। ये जो b² -4ac है इसको हम लोग d लिख सकते हैं तो रूट d हो जाएगा। और अभी अभी आपने देखा कि d का जो मान आया है वह माइनस का 39 आया है, यानी अगर d का मान अंडर रूट में माइनस का 39 है, ठीक है, अंडर रूट में अगर मान माइनस में दिया गया है तो हमेशा होता है काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में यहाँ पर -5, ये कैसी संख्या है सर, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो अगर अंडर रूट में माइनस है तो काल्पनिक संख्या होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि नंबर सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे सब चीज़ें। तो चलिए यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होंगे और अवास्तविक होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, करिए इसको। इसमें कहा गया है निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 3 प्रतिष्ठित संस्थानों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, वर्ष 1,
वर्ष 2, वर्ष 3, वर्ष 4, वर्ष 5, वर्ष 6 और यहाँ पर संस्थान भी दिए गए हैं। ये जो हल्का सा लाइट कलर का यहाँ पर है ये है संस्थान यक्ष है और ये संस्थान क्या है, ये वाई है। एकदम जो गाढ़ा है दोस्तों ये वाला, ये क्या है, संस्थान यहाँ पर जेड है। यहाँ पर संस्थान दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रश्न में बोला गया कि तीनों संस्थानों को मिलाकर किस वर्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तीनों संस्थान मिला के। तो आप ऑप्शन से चेक करिए, ना कि आप क्वेश्चन से चेक करेंगे। ऑप्शन से 4 ही ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए वर्ष दूसरे की बात करें हम लोग, दूसरा, पांचवा, छठवां, पहला, इनमें से आपको बताना किसमें सबसे ज्यादा सफल अभ्यर्थी हुए हैं। अब यहाँ पर गौर करें, तीनों मिलाकर यहाँ से देखेंगे ये 425 है, ये 625 है, 645 645 है, ठीक है। अब ये दूसरा वर्ष में आइए, यहाँ पर ये 523 है, 634 है और ये क्या है 345। तो पहला कहीं ना कहीं पहला तो ज्यादा हो जा रहा है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष थे, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। तुलना करना, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ के करिए, जोड़ेंगे तो कठिन बन जाएगा, आपको कंपैरिजन करना है तो यहीं पर तुलना कर लीजिए। ये 133 वर्ष में 142 और 142 यहाँ भी और 735, ये देखिए 6 6 12 4 16 हो रहा है। ये तो अब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला भी निकल रहा है। अभी आप आएंगे यहाँ पर चौथे वाले में, तो 400 400 यहाँ पर 153, ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आइए 200 100 500, ये भी नहीं होगा। और चौथे वाले में छठवें वर्ष में आएंगे, यहाँ पर 500 6 6 12 625 645 645 यहाँ पर हो गया और 534 है, 645 यहाँ भी 645 यहाँ है, ये 534 यहाँ पर 425 है। तो पहला वाले से ज़्यादा छठवें वर्ष वाला हो जाएगा। तो छठवें वर्ष में ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं, छठवें वर्ष में अभ्यर्थी ज़्यादा सफल हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे आप कंपैरिजन कर लेंगे, जोड़ेंगे तो समय लगेगा, कंपैरिजन कर लीजिए दोस्तों, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में कहा गया कि सेक ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्त, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। सेक ए को लिख सकते क्या हैं आप लोग, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, और इंटू ये 1 माइनस कॉस ए, ठीक है 1 माइनस कॉस ए। अब इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए बटे कॉस ए इंटू ये हर दोनों का समान है, साइन ए है तो अंश वाला जुट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे में हो जाएगा साइन ए, ठीक है साइन ए। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटे वही होगा यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पर कॉस ए और इंटू साइन ए, ठीक है। ऊपर 2 साइन है, नीचे 1 साइन से कट जाएगा, तो 1 साइन बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा कास, तो साइन बटे कास क्या होता है टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा टेन ए। तो इसका जो आंसर आएगा वह टेन ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। अगर दोस्तों आप पीडीएफ की बात करें, यहाँ पर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना है, सॉरी टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे और एक चैनल है रोजगार विद प्रमोद, टेलीग्राम पर ही सर्च कर लेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको
PDF प्राप्त हो जाएगा। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हूं, तो आप लोग वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए, PDF प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, ठीक है। आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए, जो सवाल फंसता है पहले तो आप दोस्तों उसको लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ पर आइए। जो नहीं समझ में आता है उस सवाल को यहाँ पर समझिए कैसे लगाना है। शॉर्टकट तरीका जितने भी हैं सब मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कहा गया कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216 संबंधी अनुपातें 125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग गौर से देखेंगे। भाई गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि दो गोले हैं तो एक को r1 मान लेते हैं, एक r2 मान लेंगे। दूसरा गोला, भाई गोला तो वही है तो इसका फार्मूला वही होगा 4/3 पाई, इसका हम मान लेंगे त्रिज्या r2 का क्यूब, ठीक है, r2 मान लेंगे। और ये अनुपात कितना है, तो ये 216/125 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमें r का मान निकालना है, तो यह क्यूब हटेगा, इधर आ जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है, ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 5 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, यह त्रिज्या r का मान आ गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो यह r1 का स्क्वायर कर देंगे, अब बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। बोलिए अब यहाँ पर 4 पाई तो सेम है, ये तो कट ही जाना है, अनुपात लेंगे तो। और r1 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, r2 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 36/25 का मतलब 36 संबंधी 25, तो 36 संबंधी 36 अनुपाते 25 हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 25 है, ये 25 है, ठीक है। 36 संबंधी 25 हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस सवाल में इतना भी करने की आवश्यकता नहीं था, हमारा समझाने का मकसद आपको क्या था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो आयतन होता है वह त्रिज्या के 3 घात पर डिपेंड होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह त्रिज्या के 2 घात पर डिपेंड होता है। अगर आयतन दिया है तो आप उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या पता है तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बस इतना ही आपको करना था, आपको मात्र ये करना था r1/r2 का मान निकालने के लिए आपको इसका क्यूब रूट निकाल देना था। तो 216/125, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, तो यहाँ पर 6/5 आएगा, 6/5। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो r1 का स्क्वायर कर देंगे बटे r2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 36/25 आ जाएगा। बस आपको मात्र इतना ही काम करना था। हालांकि ये भी बेहतर है, ये आपका डिटेल है, हर चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता दीजिए सभी लोग। अगर समझ में आ गया है सर तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपके जितने भी दोस्त हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों दबा के, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है सभी लोग पढ़ लीजिए और सवाल का उत्तर देने का प्रयास करिए दोस्तों। देखिए इस सवाल में कहा गया कि पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज के तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा भरी हुई हीन को खाली करने में, यहाँ पर हौज होगा, भरी हुए हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आपसे इसमें समय पूछा गया है, बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखिए हुआ क्या भाई, यहाँ पर 2 पाइप लगाए थे भरने के लिए, पाइप ए पाइप बी। अब एक ठो इसमें रिसाव तली में रिसाव था जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब जब लास्ट में देखा गया कि जब भरने का समय हो गया इसका, कि कहा गया कि अब भर गया होगा, तो लास्ट में देखा गया तो ये तो भरा ही नहीं है। और जब उसको पूरा जब भरा तो देखा गया तो यहाँ पर आधा घंटा ज़्यादा समय ले लिया, 30 मिनट ज़्यादा समय ले लिया। तो यही पूछा गया है कि रिसाव द्वारा पूरे भरे हुए हौज को खाली करने में कितना समय ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हौज है, एक हौज ए है और एक हौज क्या है, तो एक हौज बी है,
ठीक है। अब हौज ए भरता है तो कितने घंटे में, यहाँ पर 6 घंटे में। हौज बी भर सकता है इसको कितने घंटे में, और 30 घंटे में, 30 घंटे में। तो हम ही पता कर लेंगे कि टोटल हौज का कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है। तो भाई इसका आप निकाल देंगे लघुत्तम, वही जो लघुत्तम आएगा वही हौज का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी यानी क्षमता हो जाएगा। यानी 6 5 30, मतलब यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वह 30 आएगा। तो 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, यानी हौज ए, माफ कीजिएगा, पाइप ए हौज को भरने में, मतलब पाइप ए हौज को भर रहा है, हर 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल रहा है। यानी हौज ए का, यहाँ पर पाइप ए का यहाँ पर क्षमता क्या है, 5 है, और बी का क्षमता क्या है, तो 1 आ गया। अब भाई यहाँ पर 30 लीटर का टंकी है। अब दोनों लोग जब मिलके भरेंगे, बताइए, दोनों लोग जब मिलकर भरेंगे, यहाँ पर दोनों लोग मिलके भरेंगे 30 लीटर का टंकी को, तो 5 + 1 6, यानी 6 पंजे 30, 5 घंटे का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन देखा गया यहाँ पर 30 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी 5 घंटा 30 मतलब 1/3 होता, 1/2 होता है। तो 5 दूनी 10, 1 11 बटे यहाँ पर 2 लग गया। भाई जब यहाँ पर तीनों लोग काम किए हैं, कौन कौन तीनों लोग काम किए हैं, एक तो ए भरने वाला प्लस बी भरने वाला और सी, हौज सी जो है, रिसाव को हम सी मान लेते हैं, एक खाली कर रहा है। तो कितना समय लग रहा है यहाँ पर, 11/2 घंटे का समय लग रहा है। काम वही है। तो इन तीनों का कैपेसिटी क्या आ जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी। तो क्या 30 में आप 11/2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11, 60/11। भाई ए का क्षमता क्या है, 5, बी की क्षमता क्या है, 1, और तीनों का क्षमता क्या है, 60/11। तो आपको निकालना पड़ेगा सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता क्या है। तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए 5 1 6, 6 में से आप घटा देंगे क्या चीज़ यहाँ पर, 60/11। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। तो 66 में से जब आप 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा, 6 बटे हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 6 बटे हो जाएगा यहाँ पर 11। ये सी की आ गई कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर सी का जो है एफिशिएंसी आ गई दोस्तों, सी की क्षमता आ गई। अब सी इस क्षमता से पानी को निकालेगा, तो 30 लीटर पानी है, इसको निकालेगा 6/11 की क्षमता से। 11 तो चल जाएगा ऊपर, और 6 से काटेंगे, 6 5 30, तो 11 5 55 घंटे का समय लग जाएगा इसको, 55 घंटे का समय लगेगा। यानी ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, बताइए सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग। आसान है सवाल, बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। चलिए इस सवाल को बनाइए। देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक बताइए। चलिए दोस्तों समझिए, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक कक्षा है जिसमें बॉय हैं और कौन है, तो एक गर्ल भी हैं, बॉय हैं और गर्ल हैं। अब यहाँ पर इनका ओवरऑल औसत की बात किया जाए तो ओवरऑल औसत क्या है, 70 है, 70 अंक है। इनमें लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक का औसत अंक से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5। अगर लड़कियों का औसत अंक यहाँ पर 5 है तो लड़कों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई एक ज़्यादा होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या, ये तो हो गया इसका ऑवरेज का अनुपात, और ये हो गया यहाँ पर नंबर, संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात क्या दिया गया है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:2, यानी 3 अगर लड़के हैं तो 2 क्या हैं, लड़कियां हैं। ये अनुपात है दोस्तों, ठीक है। ये बताइए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ टोटल जो औसत है वह 70 है। यहाँ पर टोटल औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या होता है, संख्या गुणे टोटल जो योग, यहाँ पर योग आप निकालेंगे टोटल योग, तो यहाँ पर सम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सम। यहाँ पर भाई यहाँ पर कितने औसत है, यहाँ पर 70 है औसत, और यहाँ पर कितने लोग हैं,
तो 3 + 2 यानी 5 लोग हैं। ये टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप टोटल संख्या निकाल लीजिए, तो 6 त्रिक 18 यहाँ पर हो जाएगा और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 18 10 28, टोटल यहाँ पर संख्या कितनी है 28। तो 28 का मान ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 × 5 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 70 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 70 × 5 आपसे किसका पूछा गया है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक पूछा गया है। तो लड़कियों का पूछा गया है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए भाई ये हो जाएगा, अगर एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 70 × 5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 28 बटे में 28। ये एक अनुपात का मान निकल गया, लेकिन आपसे पूछा गया है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो लड़कियों का औसत अंक क्या है, 5 है, तो 5 का मान निकालना है, 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। बात क्लियर है, काटिए यहाँ पर, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक हो जाएगा यहाँ पर 28। अभी या तो आप ऐसे करिए, यहाँ पर 14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 5 70, 5 5 25 पंजे 125 बटे 2 हो जाएगा। तो 125 बटे 2 यानी भाग देंगे यहाँ पर 2 से, तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, यानी 62.5 आ जाएगा लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत क्या आ जाएगा, 62.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, बताइए दोस्तों। अगर इस सवाल में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जहां भी दिक्कत है, जिस लाइन में दिक्कत है, आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए कि यहाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न नंबर 7 जो है वह आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7वां जो दिया गया है आपके सामने है, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए सर। हाँ जी, यहाँ पर गौर से समझेंगे। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते हैं। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है बताइए। देखिए दोस्त, अभी हम क्या मान रहे हैं, हर एक क्या बोला गया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। हमने माना कि जो सही उत्तर है वह यक्स है। क्या मान लिया हमने, सही उत्तर क्या मान रहे हैं हम लोग, यक्स है। बात क्लियर है, यक्स क्या है, सही मान रहे हैं, और वाई को मान रहे हैं गलत उत्तर है। मानते हैं सर यहाँ पर हमने यक्स प्रश्न सही किया है और हर एक प्रश्न के लिए यहाँ पर इसको कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। तो इसको सही प्रश्न के लिए 3 यक्स अंक मिलेंगे। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए हमने वाई मान लिया। हर एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाते हैं। तो वाई प्रश्न गलत किया है तो इसका 1 वाई अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। बात क्लियर है, और काटने पीटने के बाद इसको जो टोटल नंबर मिला है, कितना मिला यहाँ पर 80 अंक, तो यहाँ पर घटा देंगे तो ये 80 अंक के बराबर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, एक बार फिर समझिए, एक बार फिर समझिए। हमने कहा कि जो सही प्रश्न है वह यक्स है, गलत प्रश्न है वह क्या है, वाई है। एक सही प्रश्न के लिए 3 अंक, यक्स सही प्रश्न कहा किया है तो 3 यक्स अंक इसको मिला। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा गया। ठीक है, वाई गलत उत्तर दिया है तो 1 वाई अंक इसका काट लिया जाएगा, और काटने के बाद इसको कितने अंक मिलते हैं, तो यहाँ पर 80 अंक मिलते हैं। तो दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर 80 के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया जाएगा। आगे सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो यहाँ पर इसको कितने अंक मिलते हैं, ओवरऑल 4 अंक मिलते हैं, 4 यक्स। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक काटे जाते हैं गलत के लिए, 2 अंक, तो यहाँ पर 2 वाई अंक यहाँ पर इसको काट लिया गया। तो काटने के बाद इसको कितने अंक मिलते हैं, तो 90 अंक मिलते हैं। ये 90 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको पूछा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बताना है। परीक्षा की कितने
संख्या यहाँ पर था, ठीक है। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी थी वही आपको बताना है। तो भाई यक्स प्रश्न यहाँ था सही वाला, वाई प्रश्न गलत वाला, टोटल यहाँ पर मिलाकर पूछा गया है कितने थे सही और गलत मिलाकर, ठीक है। तो आपको यक्स और वाई का मान निकालना है। तो निकालना कैसे है दोस्तों, एक लाइन में कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स वाले को ढक लेंगे, यक्स वाले से कोई मतलब नहीं है, बाकी जो बची तिर्यक गुना कर देंगे, 90 का इधर और 80 का इधर, और ज्यादा में से कम वाला घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 90 और 8 दूनी 16 माइनस का हो जाएगा 160। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर कितना है 90 है। तो 90 में से आपको घटाना है 160। 90 में से भाई ज्यादा इसमें क्या है 90 है, कम माइनस है ज्यादा माइनस, तो ज्यादा जो जितना ज्यादा माइनस होता है उतना छोटा होता है। तो 90 ज्यादा है और 160 क्या हो जाएगा छोटा। तो 90 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा आप बताइए, घटाएंगे ना तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो 160 में से घटा देंगे 90, क्या बचेगा यहाँ पर 70 बचेगा, कितना बचेगा 70 बचेगा, बोलिए 70 बचेगा। बटे नीचे क्या करना है, आप ये जो बराबर में 80 और 90 है इसको भूल जाइए, बाकी इनका आपस में गुना कर देंगे तिर्यक। तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6 और 4 एक कम 4 माइनस का 4 हो जाएगा। ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो ज़्यादा क्या है यहाँ पर, ज़्यादा तो यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस 4 में से आप प्लस माइनस 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, माइनस 4 में से माइनस 6 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2। तो वाई का मान, एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर 35, एक्स का मान 35, वाई का मान निकालेंगे ऐसे ही, वाई का मान भी ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई वाले को भूल जाएंगे, बाकी तिर्यक गुना करेंगे, 9 त्रिक 27 यानी 270 इधर हो गया, और 8 चौको 32, 8 चौक 32, दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 0, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, यानी 50 बटे नीचे क्या हो जाएगा 2, भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स का मान, यानी सही उत्तर कितना दिया, सही प्रश्न कितना किया है 35, गलत प्रश्न कितना किया है 25। तो टोटल कितने प्रश्न थे परीक्षा में, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो टोटल परीक्षा में कितने प्रश्न थे, तो 60 क्वेश्चन था, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर के अंतर्गत होती है, ठीक है भाई। आइए अब यहाँ पर क्या बोला गया कि कोई जो एक निश्चित धनराशि है वह 6 वर्षों में कितना हो जाती है, तो 6 वर्षों में दोगुना होती है। भाई 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष में कितना होती है, तो 2 गुना हो जाती है। 6 साल में कितना 2 गुना होती है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि 8 गुना होने में, 8 गुना होने का मतलब क्या है, 8 गुना का मतलब 8 गुना, 8 गुना 8 को लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 को लिखा जा सकता है 2 पर घात 3, बोलिए 2 पर घात 3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 पर घात 3 यहाँ पर, ठीक है, 2 पर घात 3 लिख सकते हैं सीधे यहाँ पर 2 पर घात 3। भाई यहाँ पर देखिए एक घात होने में, यहाँ पर एक घात, सॉरी एक घात होने में कितने साल लग गए यहाँ पर 6 साल। अब 3 घात होने में कितने साल लग जाएंगे, 6 त्रिक 18 साल। एक घात होने में 6 साल, तो 3 घात होने में कितने 18 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 18 साल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है। एक तो तरीका यह हो गया, एक तरीका मैं आप लोगों को और बताता हूं। मान लीजिए कोई धन था, पी था कोई धन, अब यहाँ पर ये पी जो धन था ये 6 साल हुआ है, 6 साल में कितना होता है यहाँ पर, 6 साल में यहाँ पर 2 गुना होता है, 2 पी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 8 गुना होने में, तो अगले 6 साल में कितना होगा यहाँ पर, इसका 2 गुना तो 4 पी हो जाएगा, ठीक है। अगले 6 साल में, अगले 6 साल में इसका 2 गुना, 4 पी का 2 गुना तो 8 पी हो जाएगा। तो ये बताइए ये पी का 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर पी का 8 गुना हो गया। तो पी का 8 गुना होने में कितना साल लग गया, 6 साल यहाँ
6 साल यहाँ, 6 साल यहाँ, कुल कितने साल लग गए यहाँ पर? 18 साल। तो एक तरीका ये भी है, आपको जो तरीका समझ में आए उसी से करिए, दोनों ही तरीके इसके बेहतर हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लगाइए। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद ये रहता है कि आपको सेट के दौरान ही अगर आप जो चीज़ नहीं जानते हैं वो भी जान लें। ये नहीं कि हम सेट करा रहे हैं तो सेट के बारे में बताएंगे, नहीं, इसके पीछे का जो राज है वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको करिए। और ये सवाल बोला गया कि संख्या 36, 54, 72, 96 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। भाई इसका लघुत्तम एक लाइन में मैं बोलूं तो इसका जो लघुत्तम आएगा वह कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब सर कैसे आएगा इसको मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए भाई, अगर आप इसको तुरंत बताना चाहते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा या क्या हो सकता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन से यहाँ पर आप यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और कैसे करना है चीज़ों को समझिए। सर यहाँ पर एक 36 दिख रहा है, 36 में क्या होता है 9, यहाँ पर सभी में क्या है 54 भी क्या है 9 है, 54 और 72 में भी क्या है 9 है। तो कहीं ना कहीं 9 का गुना किया गया है, तो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, 9 से कटना चाहिए क्योंकि सभी में क्या है इसमें 9 है ना, तो आप अगर यहाँ पर 9 है तो ऑप्शन यानी जो लघुत्तम आएगा उसमें 9 का गुना किया जाएगा। तो आप देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये इसका ये 9 से कटेगा क्या, ये तो 9 से नहीं कटेगा, और 6 4 10 17 18 भी 9 से नहीं कटेगा, और 6 4 10 18 ये 18 मतलब 9, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, मतलब ये 9 से कटेगा। बाकी ये देखिए 9 6 4 10 इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये तो 9 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा था जो कि 9 से कट रहा था, ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए हमने कहा कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये तो 9 से विभाज्यता का नियम आपने लगा कर चेक कर लिया, लेकिन सर आप कहेंगे नहीं हमें तो इसका डिटेल मेथड चाहिए, कैसे लगाएंगे हम, तो उसको समझिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 96, आप 96 को मान लीजिए इसका लघुत्तम है, 96 को क्या मान लीजिए इसका लसा, 96 लसा है। अब 96 का काम तो समाप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर 72 पर, 72 में क्या होता है 8 9 72 होता है, 8 और 9 72। अब यहाँ पर देखिए 96 में 8 है, 12 अट्ठे 96 होता है, भाई 12 अट्ठे 96 होता है, तो 96 में 8 है, 8 का काम नहीं है यहाँ पर। 9 इसमें 12 में 3 चौक 12 होता है, इसमें 3 है, यहाँ पर 9 एक ठो 3 की कमी है, यहाँ पर एक ठो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 72 का भी काम हो जाएगा समाप्त, 72 का भी काम खत्म। अब आइए 54 पे, तो 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का 54 या 18 दूना 9 छक्का 54, 9 18 3 54 होता है, 18 3 54, यानी हम कह सकते हैं 27 दूना 54। ठीक है, 27 दूना 54। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 96 में क्या है, एक ठो 3 96 में है और एक ठो 3 यहाँ पर गुना किया गया है, यानी इसमें 9 तो है, हमें चाहिए 27, यानी एक 3 की कमी और है, तो एक 3 से यहाँ पर और गुना कर दिया जाएगा, तो 54 का भी काम खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36, इसमें 9 भी है और 4 भी है, तो ये तो 36 इसमें मिल जाएगा, बस यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए सर, यहाँ पर गुना करेंगे 3 3 यहाँ 9, 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5 और 9 9 9 81, 81 और 5 क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, 81 5 86। तो ऐसे ही आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए सभी लोग कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 10। एक चतुर्भुज ABCD में यदि कोण बी और कोण डी का योगफल 150 है, यहाँ पर 150 है दोस्तों, यह 150 है। ठीक है, 150 डिग्री है, जबकि कोण ए और कोण सी का अनुपात 4 संबंधित 3 है, तो कोण सी का माप ज्ञात कीजिए। अब गौर से यहाँ पर समझेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर दिया गया कोण बी और प्लस कोण डी, इसका जो योग है वह कितना है 150 डिग्री दिया गया है, 150 डिग्री है। और तो कोण कोण सी और कोण डी का जो अनुपात आएगा
सॉरी कोण ए और कोण सी का जो अनुपात आएगा, कोण ए कोण सी, कोण ए प्लस कोण डी का योगफल क्या आएगा पहले ये बताइए। कोण ए या कोण यहाँ पर सी है दोस्त, ये सी है यहाँ पर, ठीक है। कोण ए प्लस कोण सी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना कोण ए या कोण सी का अनुपात यहाँ पर 4 संबंध 3 है, तो पहले ही पता करिए कोण ए या कोण सी का योगफल क्या है। भाई एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, जिसमें से बी और डी का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योगफल 150 है, तो ए और सी का योगफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 में से आप घटा देंगे 150, घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 और 1 2 यानी 210 बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ए का अनुपात क्या है 4, सी का अनुपात क्या है 3, तो 4 और 3 का अनुपात दिया गया है यहाँ पर, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 210, 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 210 हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 30 डिग्री। तो सी का पूछा गया है यानी 3 का पूछा गया है, 3 त्रिक का 9 यानी 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत भाई, एक अनुपात का मान 30 डिग्री है, तो सी का पूछा गया है, सी का कोण बताइए, तो सी का अनुपात क्या है 3, तो 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे 30 या 90 यानी यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग लगाएंगे। बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 संख्याओं का अनुपात 4 संबंधी 5 संबंधी 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 5600 है, उनका महत्तम समापवर्तक बताइए। सबसे पहले आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिए सर। लघुत्तम निकालेंगे तो इनका जो लसो आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए कभी भी याद रखिएगा, जो को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या जो होती हैं, उनका लसो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट मतलब उनका गुणनफल होता है लस, ठीक है। इनका गुना कर देंगे तो 4 5 20 यानी हम कह सकते हैं इसका जो लसो आएगा वो 4 गुणे 5 गुणे 7, ये लसा हो जाएगा। इसका मान कितना है, तो यहाँ पर 5600 है। 5600 को ऐसे लिख सकते हैं 56 गुणे 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 से काटेंगे 7 8 56 और 8 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे 100 को तो यहाँ पर 20 5 100, 2 दूनी 4 यानी जो इस एक यहाँ पर एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, तो एक अनुपात का मान यहाँ पर 40 आ जाएगा, एक अनुपात का मान 40 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, इसका HCF बताइए, तो ये 4 5 7 का जो HCF आएगा वह कितना आएगा, 4 5 7 का HCF, तो HCF कितना होगा, तो इसका HCF होगा एक अनुपात, तो एक अनुपात का मान निकालना है, एक अनुपात का मान क्या आया है 40 आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 40 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा सर। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पर बनाइए सभी लोग, इस सवाल का उत्तर देंगे सभी भाई, गौर से समझते रहेंगे दोस्तों चीज़ों को। देखिए इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में यल समांतर यम है और एक तिर्यक रेखा है, यदि एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात 4 संबंधी 11 है, तो कोण एंगल 7 और एंगल 28, क्या दिया गया भाई, 28 कहाँ से आ गया, किसका पूछ लिया, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अच्छा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग है ना, जो टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, तो घबराइएगा नहीं। ये एंगल 7 है और एंगल 8 का माप आपसे पूछा गया है, क्रमशः क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो फिगर को आप लोग ध्यान से समझेंगे, फिगर को भाई ध्यान से समझेंगे तभी आप बात को समझ पाएंगे। जब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, देखिए उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण ये इसको बोलेंगे हम लोग संगत कोण, ये संगत कोण हो जाएगा, और ये एकांतर कोण हो जाएगा, अंतर एकांतर, ये बाह्य एकांतर भी बोलेंगे इसको, ठीक है।
इसको बाह्य एकांतर बोलेंगे। ये सब कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही यहाँ पर फॉलो कराने हैं। और शीर्षाभिमुख भी आप नियम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे होता है शीर्षाभिमुख, मतलब इसके सामने वाली ये बराबर होगा, इसके सामने वाला ये बराबर होगा, ठीक है, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर गौर से समझेंगे। देखिए भाई, एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात 4 संबंधी 11 दिया गया है। एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात क्या है, 4 संबंधी 11। भाई एक रेखा है और एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है सर, 180 अंश का कोण बनता है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 का जो योग होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 यहाँ पर 4 अनुपात है, और एंगल 2 क्या है यहाँ पर, तो एंगल 2 यहाँ पर 11 अनुपात है। इसका मान कितना है, 180 अंश हो जाएगा। तो 11 4 15, 15 अनुपात का मान होगा 180 अंश। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, बताइए, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो एक अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ पर 12। एक अनुपात का मान क्या होगा, एक अनुपात का मान हो जाएगा 12। अगर एक अनुपात का मान 12 है तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 कितना है बताइए, एंगल 1 कितना है, 4 है। तो ये 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और एंगल 2 कितना है, तो एंगल 2 कितना है, 11 अनुपात, तो 11 गुना 12 यानी ये हो जाएगा 132, 132, ठीक है। अब ये शीर्षाभिमुख कोण, या देखिए हम बाह्य एकांतर कोण जो होंगे, बाह्य अंतः कोण जो होगा वो बराबर होगा। तो कोण अगर एक का बाह्य कोण क्या होगा, कोण 8, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, और इस 2 के बराबर क्या होगा, ये कोण 7 होगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा, तो ये 7 वाला क्या हो जाएगा 132, 132, ठीक है। आपसे पूछा है कोण 7 कोण 8 क्रमशः क्या होंगे, तो कोण 7 क्या है 132, कोण 8 क्या है तो 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, क्या कोई इसमें दिक्कत है सर? उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग कदम रखते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बेहतरीन सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप लोग लगा पाएंगे। इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले नंबर आप सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर वापस आता है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। अगर चाल 2 दिया गया हो, याद रखिएगा, अगर चाल 2 है, मतलब 2 चाल दिए गए हों, तो उसके लिए एक तरीका मैं बता रहा हूं, तुरंत आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए 2xy बटे x प्लस वाई। अगर 2 चाल दिया गया है तब, अगर 2 चाल दिया गया है तो ये तरीका आप लगाइए और आंसर तुरंत निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना, एक पहला चाल है इसको मान लीजिए 5 है x, और y मान लीजिए यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चाल, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 5 25 हो जाएगा। काटे पीटेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 5 5 25, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो औसत चाल आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका यह हो गया, लेकिन ये तभी वैलिड है जब 2 चाल दिए गए हों। अगर सर 3 चाल दे दिया हो तब आप इस तरीके से कैसे बना पाएंगे, तो कठिन हो जाएगा। 4 चाल दे दिया तब भी कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर चाल जो है यहाँ पर लिखना है 5 और 20 लिखना है। इन दोनों चालों का आपको निकाल देना है लघुत्तम। क्या निकालना है, लसा। जो टाइम एंड वर्क में जो काम करते थे बस वही काम इसमें कर देना है। तो इसका जो लसा आएगा वह क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौको 20, यानी 4 घंटे का समय यहाँ लगेगा। 20 से कम 20, 1 घंटे का समय यहाँ लगेगा। भाई कितने चाल हैं, 2 चाल हैं, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। और आप यहाँ पर घंटा जो है यहाँ पर 4 और इधर क्या है 1, 4 1 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 चौको 20 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसका औसत चाल हो जाएगा। ये चाल तभी लगा सकते हैं जब 2 ही चाल दिए, सॉरी, ये जो तरीका है 2 चाल दिया गया हो तब लगा सकते हैं। और ये तरीका जो दोस्तों है ये अनंत चाल दिए गए हों, कितना भी चाल दिए गए हों, 2 3 4 5,
आप इस तरीके से पल भर में सवाल को हल कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने यहाँ पर चाल हैं बस उसी से गुना करना है। यहाँ पर 2 चाल था, एक चाल ये, एक चाल ये, तो हमने यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। 2 चाल था, 2 से गुना किया। 3 चाल होगा, 3 से गुना कर देंगे। 4 चाल होगा, 4 से गुना करेंगे। बस यही आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि ये वाला तरीका आप प्रैक्टिस करिए, सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन लगाइए भाई। देखिए इसमें कहा गया कि 0.1 गुणे 0.001 गुणे 0.0001 गुणे 10 पे घात 6 का मान बताइए क्या होगा। गौर से समझिएगा। अगर कभी भी याद रखेंगे, अगर कभी भी देखिए, अगर ये पॉइंट है ना, पॉइंट, अगर पॉइंट दाएं से बाएं जाता है तो प्लस घात चढ़ता है, और यही पॉइंट अगर बाएं से दाएं जाता है तो माइनस घात चढ़ता है। इस बात को पहले याद रखिए। अगर दशमलव दाएं से बाएं गया है तो घात क्या होगा, प्लस। जैसे अगर हम कहें भाई यहाँ पर हमने लिख दिया 1000, तो अगर दशमलव लगाना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं हम इसको लिखना चाहते हैं एक दशमलव कहाँ पर है, पहले ये बताइए दशमलव इसमें कहाँ पर है, पहले आप ये बताइए दशमलव इसमें कहाँ है। तो दशमलव इसमें लास्ट में है यहाँ पर, ठीक है। आप कहेंगे सर दशमलव को हम दाहिने लेवल ले आना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, दाहिने और यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, यानी हम चाहते हैं लिखना इसको 1.1 लिखना चाहते हैं। तो आप दाहिने साइड में लेकर कितने अंक खिसकाए हैं, 1 2 3 4 अंक, तो आप इसको लिख देंगे 1.1 गुणे 10 पे घात 4, ठीक है। दाएं से बायां गया तो घात प्लस। लेकिन अगर आप ऐसे सवाल दिया गया 1.0000001, अब यहाँ पर दशमलव कहाँ है, तो यहाँ पर दशमलव देख रहे हैं आप बाएं साइड में है। आप कहेंगे सर हम दशमलव को यहाँ लाना चाहते हैं दाएं साइड में, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, 1 गुणे 10 पर कितना घात, आपने बाएं से दाएं लाया है, कितने आपने अंक खिसकाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 10 पे घात माइनस का 6 चढ़ा देंगे। बस यही तरीका है दोस्तों, यही तरीका यहाँ पर अप्लाई करने हैं। मेरा यही समझाने का मकसद था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आइए सवाल पर, कैसे सवाल को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। ये 0.1 है, दशमलव दाएं साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पर घात कितना होगा, ये 10 पर घात हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 गुणे, यहाँ पर 10 पर घात कितना हो जाएगा, 10 पे घात 1 लिखिए चाहे ना लिखिए भाई, 1 गुणे 10 पे घात लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 10 पे घात 1। यहाँ पर क्या होगा, कितने अंक इधर लाए हैं, 3 अंक, तो 10 पे घात माइनस का 3 गुणे, यहाँ पर कितने अंक होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 10 पे घात माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4, अगले यहाँ पर 10 पे घात पहले से ही प्लस का 6 दिया गया है। अब आधार बराबर होता है तो घात जुट जाते हैं। घातांक क्यों करने का नियम होता है दोस्तों, अगर ए पे घात यक्स है और गुणे ए पे घात वाई है, तो इसको लिख सकते हैं ए पर घात यक्स प्लस वाई। आधार बराबर है तो घात यहाँ पर जुट जाते हैं। बात क्लियर, वही काम यहाँ भी कर दीजिए। आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा, तो हो जाएगा 10 पे घात माइनस का 1, माइनस का यहाँ पर 3, माइनस का 4 और प्लस का हो जाएगा 6। 4 माइनस वाला जोड़िए, प्लस वाला घटा दीजिए, तो 4 3 7 1 8, 10 पे घात माइनस का 8 प्लस 6, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसको लिख सकते हैं 10 पे घात 1/10 पे घात 2, तो इसका मतलब होता है 1/100, 1/100 यानी 1/100 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने पूरा डिटेल आपको बताया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बनाइए सभी लोग। देखिए ये सवाल इस प्रकार से दिया गया है, ये 36 पे घात कितना है, 2 है, भागा यहाँ पर 9 पर घात कितना है, तो यहाँ पर 9 पे घात 2 है, 36 पे घात 2 भागा 9 पे घात 2 प्लस 4 पे घात कितना है, यहाँ पर 2 है। ये सवाल दिया गया है। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए पहले भाग करेंगे, तो यहाँ पर 36 पे घात 2 का मतलब 36 गुणे 36 लिखेंगे, अब बटे यहाँ पर 9 गुणे 9 लिखा जाएगा, और प्लस ये 4 पर 2 घात 4 चौको 16 हो जाएगा।
आप इसको काट पीट करेंगे अगर, तो देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16 प्लस 16 यानी 32। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 32, ऑप्शन ए 32 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसको बनाइए, इस सवाल को लगाइए सर। देखिए दो व्यक्तियों के वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष हैं। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं भाई, दो व्यक्ति हैं, एक का उम्र कितना है, एक की आयु कितना है 46 और एक का उम्र कितना है, तो एक का उम्र क्या है 60 है। इसका अनुपात निकाल रहे हैं। अभी n वर्ष बाद यानी n साल इसमें जुटेगा, n वर्ष से बाद ये भी, तो इनका अनुपात क्या हो जा रहा है, तो इनका अनुपात 4:5 हो जा रहा है। अब इसका तिर्यक गुना इसका इधर कर देंगे, तो 46 गुणे 5 करेंगे तो 5 छक 30 हासिल का 3 और 5 चौक 20 3 23 प्लस यहाँ पर 5 n हो जाएगा, 5 n इधर हो गया, ठीक है, बराबर 4 का गुना करेंगे 4 छक 24 यानी 240 प्लस का 4 n, ठीक है। दोनों का डिफरेंट ले लेना सर, यहाँ पर इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 4 n घटेगा 5 n में से तो 1 n बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई, 240 में से 230 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो कितने वर्ष बाद यानी n का मान क्या गया 10, तो 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 10 वर्ष बाद यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर सवाल दिया गया कि निम्नांकित तालिका दिए गए वर्षों में 3 किस्तों में निवेश को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए यहाँ पर पहले आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। प्रश्न में कहा गया है यहाँ पर, दिए गए वर्षों में ए और बी दोनों के औसत निवेश का योग और बी और सी दोनों के औसत निवेशों का योग का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ए और बी का निकालेंगे पहले औसत निवेश, ठीक है, फिर बी और सी का निकालेंगे, उसके बाद बताना है। तो आप लोग बताइए क्या इसको कर लेंगे, बताइए सर, इस सवाल को आप लोग कर लेंगे। देखिए इसको करना कैसे है, कैसे करेंगे इस सवाल को, सुनिए। यहाँ पर ए और बी, पहले इन दोनों को यहाँ पर ऐड करना है, तो इसको ऐड करिए। सभी में देखिए 1000 है, ए वाले में 1000 है ना, ए वाले में 1000 है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1000 है, तो 1000 कॉमन ले लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आप 1000 ले लेंगे कॉमन, 1000 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 55 25 64 79 38, 55 25 64 79 और 38 ये बचेगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, औसत निकालना है इसका, तो कितने हैं यहाँ पर 5 हैं संख्या, 5 से भाग कर देंगे, ठीक है, 5 वर्ष है तो 5 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार ये तो एक आ गया, इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे और उसी प्रकार फिर बी का निकालना किए हैं, सी का निकाल लेंगे, ठीक है, औसत निकालेंगे। इसका अनुपात बताना है जैसा जैसा इसमें बोला गया है दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आप लोग लगा लीजिएगा इस सवाल को। हालांकि अभी दोस्तों अगर इसको आप हल करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा बता दीजिए। ए का मान हो जाएगा 52, ए का मान क्या होगा तो 52,200, ठीक है, ये ए का मान आएगा। उसी प्रकार बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो बी का मान 58,600 आएगा, ठीक है, बी का मान 58,600 आएगा। तो सी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए सी का कितना आ जाएगा, तो सी का आ जाएगा 59,000, कितना 59,000, ठीक है भाई, सी का क्या हो जाएगा 59,000 हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ जोड़िए और फिर इन दोनों को एक साथ जोड़िए, ठीक है, जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो बी और सी के साथ का लगा, यानी बी और सी का वैल्यू हमेशा जोड़ के नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज में बदल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा।
कुछ आप भी यहाँ पर हल करिए दोस्तों, हाथ पांव चलाएंगे तभी काम बन पाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं, प्रश्न नंबर 18वें की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग लगाइए। देखिए, प्रेक्षणों 4, 14, 11, 8, 7, 8, 9, 12, 4 और 6 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिका बताना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले आंकड़े जो दिए गए हैं उसको या तो आप आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो इसको आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा, ठीक, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर 4 है। कितने 4 हैं, तो यहाँ पर 2 4 हैं, तो दोनों 4 को पहले लिखिए। 4 के बाद 6 आ जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 8 है तो 1 8 और लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद क्या है, तो सीधे यहाँ पर 14 है। अब माध्यिका क्या होती है, बीच की संख्या माध्यिका होती है। तो कितने यहाँ पर आंकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 4 यहाँ से इधर निकाल दीजिए भाई, 4 यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए, 4 यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए। ठीक है, बीच में कितने बच गए, 2, तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 8 8 16, 16 का आधा हो जाएगा कितना, 8। तो इसका जो माध्यिका आ जाएगा वह 8 आएगा, सी ऑप्शन। चलिए लगाइए इसको। देखिए, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसे 10% लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीपी है और यहाँ से निकाल देंगे ईएमपी। छूट 100 में से घटाएंगे, सीपी का अनुपात पता चलेगा। तो 100 में से आप 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 96। 96 एक इसका है, सीपी है। 10% का लाभ हो रहा है, 100 में लाभ जोड़ेंगे तो यह एमपी निकलेगा, यानी 100 + 10 यानी 110 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं या फिर छोटा मत करिए। यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य यहाँ पर 120 है, यानी 96 का मान कितना है, यहाँ पर 96 का मान 120 दिया गया है। तो 110 का मान निकालना है। तो 110 का मान क्या होगा, 120 बटे 96 गुणे 110, 12 दहिया में 120, 12 8 96। ठीक है, अभी भी काटेंगे यहाँ पर, इसको काटेंगे अगर 2 से तो 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो 11 5 55, 550 बटे 4 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 137.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सही उत्तर, 137.5। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न लगाइए। इसमें क्या बोला गया, 3.6 और 1.2 का तृतीयानुपाती बताना है। तृतीयानुपाती निकालने के लिए लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, पहले से भाग करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तृतीयानुपाती निकालना है तो 1.2 बटे 3.6। ठीक है भाई, तो दशमलव से ये दशमलव खत्म, 12 कम 12, 12 3 36, 3 चौको 12, 0.4 हो जाएगा। तो इसका जो तृतीयानुपाती आएगा 0.4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने और इसका उत्तर दीजिए। इसमें क्या बोला गया है, सवाल को पहले पढ़िए। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3.2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु बताना है दोस्तों, और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो योग है वह 30 वर्ष है। अब 5 साल बाद उनका अनुपात क्या होगा, 3.2 होगा। तो 5 साल बाद इनका योगफल निकालेंगे। तो भाई 30 वर्ष वर्तमान में है, तो 5 साल बाद जोड़ेंगे जाएंगे तो 5 साल ए की आयु बढ़ेगी, 5 साल बी की आयु बढ़ेगी। तो 5 5 10 हो जाएगा, 30 10 40 वर्ष हो जाएगा इनका 5 साल बाद आयु का योगफल। 3 2 5, 5 साल बाद इनका अनुपात क्या होगा, 3 2 5, 5 का मान कितना है, 40 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 8। भाई 1 का मान 8 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, भाई ए और बी ये 3 संबंधी 2 हैं,
8 तिरिक 24 यहाँ पर हो जाएगा और 8 दूना 16 यहाँ पर हो जाएगा। एक कब का है? 5 साल बाद का। लेकिन हमसे पूछा एक ही वर्तमान आयु बताइए, तो इसमें से एक क्या है? 24 वर्ष। इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 वर्ष। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 19 वर्ष। तो बी की किसका है भाई? अरे ए का पूछा गया है, ए का पूछा गया, ठीक है। ए का आयु जो होगा, ए का जो वर्तमान आयु होगा वह क्या होगा? 19 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है साथियों, यहाँ पर इसमें कहा गया कि 4800 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। देखिए ए का जो हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात क्या है? तो 3 यहाँ पर क्या है? 5 है, यानी 3/5 है। आगे फिर कहा गया है सी को प्राप्त राशि, यानी जो सी को प्राप्त राशि हुआ है वह ए और बी से मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के बराबर है। यानी किसका? ए और बी। तो ए प्लस बी ये किसके बराबर है? 5/7 के। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से समझेंगे भाई, ए बी सी यहाँ पर भी हैं, ए बी सी यहाँ पर भी हैं, जो व्यक्ति यहाँ वही व्यक्ति यहाँ, तो इनका अनुपात का योग जो होगा वो भी बराबर आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 + 5 8 आ रहा है, यहाँ पर 7 + 5 12 आ रहा है। ये तो गलत बात है, आपको अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। यानी 8 यहाँ पर क्या आया? 8 यहाँ पर क्या आया? 12। तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, यानी इसको 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए आपको करना क्या है बताइए? 24 बनाना है इसको। 8 को 24 बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 से आपको करना है यहाँ पर, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, बोलिए। तो 3 तिरिक का 9, 5 तिरिक 15, 15 9 क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, और ये क्या है? 12 का मान क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 12 का मान 24 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान यहाँ पर क्या होगा? 12 दूनी 24, 1 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से यहाँ पर नीचे गुना करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मान खत्म हो गया, इसका मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 10 24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी हो क्या गया यहाँ पर? 3 तिरिक का 9 और 3 5 15 इधर हो गया, और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल अनुपात कितना है? 24 है। तो 24 का मान ही कितना दिया गया है? 24 का मान कितना दिया गया? तो 24 का मान यहाँ पर 4800 दिया गया है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 24 दूना 48 यानी 200। 1 का मान क्या हो जाएगा? 200। अगर एक अनुपात का मान 200 है तो आपसे क्या पूछा गया? ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई ए का हिस्सा क्या है? 9 अनुपात। बी का हिस्सा आपको निकालना है। अगर ए का 9 है, ठीक है, और सी का 10 है, तो बी का कितना हो जाएगा बताइए? ए का कितना है? 9 अनुपात। ए का अनुपात क्या हो जाएगा? ए का अनुपात 9 है, 1 का मान 200 है, तो 9 दूनी 1800 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1800 यहाँ हो जाएगा। 1800 इधर हो गया, और यहाँ से आप देखिए सी का क्या है? 10 अनुपात है। सी का क्या है? 10 अनुपात है। सी का क्या है? यहाँ पर 10 अनुपात है। बी और सी मिलाकर यहाँ पर 15 अनुपात हैं। इसका मतलब सी का 10 है तो बी का कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। तो 1 का मान अगर 200 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा भाई? बी का निकालेंगे, 5 दूनी 10 यानी 1000 यहाँ पर हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 800। कितना होगा? अंतर पूछा गया है तो अंतर यहाँ पर 800 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को यहाँ पर दोस्तों हल करने थे। अगला प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पर लगाइए सभी लोग। देखिए ये समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है यहाँ पर? तो 11a का स्क्वायर दिया गया है और प्लस 18a है, और प्लस का यहाँ पर 7 बराबर क्या है? 0 दिया गया है।
अब इसके मूल क्या होंगे दोस्तों बताइए, ये मूल ही दिए गए हैं, इसके हल ज्ञात करने हैं। यानी हल मतलब ये होता है कि उस मूल को इसमें रख देंगे तो 0 के बराबर कौन कर देगा वही आपको निकालना। या तो आप इसको ऑप्शन से जाइए या फिर इसका मेथड समझिए, मेथड भी आसान है, ऑप्शन से आसान तो मेथड है। ठीक है, देखिए करना क्या है, 11 का गुना 7 में करना, तो 11 7 77 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 77। इस 77 को ऐसे दो खंड में तोड़ेंगे कि गुना कर दें तो 77 और जोड़ दें तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये 18 जो है जोड़ नहीं पाता है, तो जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो 11 7 77, 7 गुना 11 कर देंगे। ठीक है, 77 हो जाएगा प्लस का, और गुना करेंगे 77 आएगा, जोड़ेंगे तो 18 भी आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसका जो साइन है इसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बटे में क्या करना है, जो ये ए स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से भाग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/11, इसको काटेंगे तो माइनस का 1 होगा। यानी इसका जो हल आएगा माइनस का 1 और एक आएगा क्या, माइनस का 7/11। इसके दो हल होंगे, माइनस का 1 माइनस का 7/11। तो कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक बात, चलिए उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। इसको लगाइए, देखिए इसमें कहा गया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है, विक्रय मूल्य 3500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 24 जो है इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए इस सवाल को लगाइए। इस सवाल दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इधर है 39 भागा मझले कोष्टक में 6 गुणे छोटे कोष्टक में 6/7 का 7/8 दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसका वाले को हल करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई, इससे कटेगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ये तो 3 है, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, यानी 39/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे 13 3 39, यानी 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 13/3 यानी 13/3 होगा, सॉरी दोस्त 13/3 नहीं होगा यहाँ पर अभी 2 भी नीचे बचा हुआ है, ये 9/2 होगा यहाँ पर 9/2 होगा, क्योंकि ये 3 3 का 9, नीचे भी 2 बचा हुआ है तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर यहाँ पर, और 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 13 3 39, 13 दूनी 26, तो 26 यहाँ पर 3 आएगा, 26/3 आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए इसमें कहा गया कि यदि 9x बराबर 55 पर घात 2 माइनस 35 पर घात 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कैसे लगाएंगे, देखिए 9x बराबर 55 पर घात कितना 2 माइनस 35 पर घात कितना 2। अब इसको आपको देख कर क्या दिमाग में आया है, a माइनस बी का होल का क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे और एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे, बस यही करना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक कोष्टक में दोनों को जोड़ दीजिए और एक कोष्टक में दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, 9x बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 5 10 और 5 3 8 1 90, घटाएंगे तो क्या होगा 0, 5 में से 3 गया तो 2, 9 से काटेंगे 9 दही 90, 10 का गुना 20 में, तो x का मान कितना 200, कितना हो जाएगा x का मान, तो x का मान यहाँ पर कितना होगा 200, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए दोस्तों। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर कर देना है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों 27 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, तो ये आज का सवाल है, सभी लोग इसको हल करके बताएंगे, कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा है, सवाल का कंटेंट कैसा था, सोल्यूशन कैसा था, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका स्कोर क्या है दोस्तों,
27 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट के बॉक्स में। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।